हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संपूर्ण विज्ञान कंप्लीट साइंस को। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, ये मैराथन वीडियो होगी जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम करेंगे मानव शरीर के तंत्र से संबंधित क्वेश्चन को, एंड उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है दोस्तों। मुख से मनुष्य में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। मनुष्य के लार ग्रंथि में निकलने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? टाइलिन एंजाइम कहा जाता है, और टाइलिन एंजाइम भोजन के पाचन में हेल्प करता है। भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम एंजाइम करता है दोस्तों। लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। आमाशय में भोजन लगभग कितने समय तक रहता है? 4 घंटे तक रहता है। आमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथि में कौन सा रस निकलता है? जठर रस निकलता है दोस्तों। जठर रस किस में निकलता है? पाइलोरिक ग्रंथि में। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाया जाता है। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाया जाता है। लार किसके पाचन में मदद करता है? लार दोस्तों स्टार्च के पाचन में हेल्प करता है। मनुष्य की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट लंबी होती है। पाचन नली 32 फीट लंबी होती है। हड्डियों व दांतों में मौजूद रासायनिक लवण कौन सा है? कैल्शियम फास्फेट होता है। टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या है? तो दोस्तों लार ग्रंथियों से टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है। लार ग्रंथियों से। आमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? तो पेप्सिन एंजाइम आमाशय में पाया जाता है। जठर रस में पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। आमाशय ग्रंथि की पेप्सिन स्रावी ग्रंथियां कौन सी हैं? मुख्य कोशिकाएं होती हैं। किस पाचन अंग में अम्ल होता है? तो आमाशय में होता है दोस्तों, आमाशय में। और आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो पाचन में मदद करता है। मवेशी घास निकलने के बाद कहाँ संग्रहित करते हैं? प्रथम आमाशय में संग्रहित करते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में बदल जाता है। एमिनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उपयुक्त अनुकूलतम प्रवेश क्या है? अम्लीय होता है दोस्तों, अम्लीय। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो पेप्सिन एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन एंजाइम होता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन एंजाइम होता है दोस्तों। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा प्रोटीन लैक्टोज युग्म होता है? तो केसीन और लैक्टोज होता है। केसीन और लैक्टोज। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? केसीन प्रोटीन दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन होता है। ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? जाइमेज एंजाइम होता है दोस्तों। जाइमेज एंजाइम होता है, जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अक्सर अपना आकार बदल देता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस की वजह से एचआईवी अपना आकार परिवर्तित कर लेता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस की वजह से। मछली प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं, तो मछली में दोस्तों आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए मछली प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होती हैं। मुख में मंड यानी कि स्टार्च का लैक्टोज में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है। कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो केराटिन प्रोटीन होता है, जो एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन होता है। केराटिन प्रोटीन होता है। किस अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिसे दीर्घरोम या फिर रसांकुर कहते हैं? तो छोटी आंत में पाई जाती हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है?
छोटी आंत में दोस्तों मानव शरीर के पाचन का जो अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं? तो अधिकतम जो रक्त में पोषक तत्व होते हैं वो छोटी आंत के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। सिग्माइड कोलन किसका एक भाग होता है? बड़ी आंत का भाग होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत दोस्तों। लीवर जो होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर किसका एक भरपूर स्रोत है? वसा घुलनशील विटामिन का भरपूर स्रोत होता है लीवर यानी कि यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है? विटामिन ए का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत करता है। वो कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? तो यकृत दोस्तों। लीवर अंग होता है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को कलेक्ट करता है, लीवर होता है। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो लीवर करता है दोस्तों, यकृत करता है। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत में बनाते हैं। ग्लाइकोजन किस अंग में जमा होता है? यकृत में, लीवर में जमा होता है ग्लाइकोजन। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस रोग। पीलिया रोग से किसमें संक्रमण होता है? तो यकृत में दोस्तों संक्रमण होता है। जब किसी व्यक्ति को पीलिया रोग हो जाता है तो उसके यकृत में संक्रमण हो जाता है। किस ग्रंथि में पित्त का उत्पादन होता है? यकृत में पित्त रस का उत्पादन होता है। पित्त कहाँ पर संग्रहित होता है? तो यकृत में दोस्तों पित्ताशय ग्रंथि पाई जाती है जहां पर पित्त रस एकत्रित होता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करती है? तो अग्न्याशय ग्रंथि होती है। इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा बनती है? अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा होता है। पेनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाती हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग और वेस्ट ने मिलकर इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन एक प्रकार का दोस्तों हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन होता है और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन हार्मोन होता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। कौन सी कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है? बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, बीटा कोशिकाओं के द्वारा। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? तो अग्न्याशय अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है, क्योंकि अग्न्याशय ही इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्न्याशय ग्रंथि करती है और जब अग्न्याशय में खराबी आ जाती है तो इंसुलिन हार्मोन स्रावित नहीं होता है, जिसकी वजह से मधुमेह रोग हो जाता है। किस रंग की उपस्थिति के कारण मानव मूत्र का रंग पीला होता है? तो मानव मूत्र में दोस्तों यूरोबिलिन रंगक पाया जाता है, यूरोबिलिन, जिसकी वजह से मूत्र जो होता है उसका रंग पीला हो जाता है। किस भाग में पाचक व श्वसन नलियां पास करती हैं? ग्रासनी में पास करती हैं, ग्रसनी में। आहार में स्वाद का मुख्य उपयोग है? तो भोजन को स्वादिष्ट बनाना आहार में स्वाद का मुख्य उपयोग होता है, भोजन को स्वादिष्ट बनाना। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्यों माना जाता है? आवश्यक एमिनो अम्ल से भरपूर होते हैं। जो पशु प्रोटीन होते हैं ये आवश्यक एमिनो अम्ल से भरपूर होते हैं और इसीलिए इन्हें प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड व एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। तो ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड और एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है, वो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। मांस को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करने का कार्य करता है, एमाइलेज करता है दोस्तों, एमाइलेज। वसा को ग्लिसरीन तथा फैटी अम्ल में परिवर्तित करता है, तो लाइपेज एंजाइम होता है, लाइपेज, जो वसा को ग्लिसरीन और फैटी अम्ल में परिवर्तित करता है। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में पूर्ण होती है। जीभ के ऊपरी भाग पर बने अंकुर को क्या कहा जाता है? स्वाद कलिका कहते हैं। जीभ के अग्रभाग से किस स्वाद का ज्ञान होता है? मीठे का ज्ञान होता है। और जीभ के पश्च भाग से कड़वे का ज्ञान होता है। जीभ के बगल वाले भाग से कैसे स्वाद का आभास होता है? खट्टे का स्वाद होता है दोस्तों। जीभ के जो बगल वाला भाग है उसे
खट्टे का स्वाद हमें मिलता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? तो दांत का एनिमल जो होता है दोस्तों, दांत का एनिमल, ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी कहा जाता है दांतों के अध्ययन को। दांतों की चिकित्सा कहलाती है, दांतों की चिकित्सा आरसीटी कहलाती है। आरसीटी यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहलाती है दांतों की चिकित्सा। दांतों में कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम की कमी की वजह से दांतों में कठोरता होती है, कैल्शियम की कमी की वजह से। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के दांत मानव शरीर में पाए जाते हैं। एक है दोस्तों कृंतक, रदनक, अग्रचर्वक और चर्वरक। चर्वरक, अग्रचर्वक, कृंतक और रदनक, ये 4 प्रकार के दांत मनुष्य में पाए जाते हैं, मानव शरीर में पाए जाते हैं। मनुष्य के दांतों का दंत सूत्र क्या होता है? तो 21-23 होता है दोस्तों। 21-23 मनुष्य के दांतों का दंत सूत्र होता है। मनुष्य में इंसाइजर दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है दोस्तों। इंसाइजर दांतों की संख्या 8 होती है मानव शरीर में। मनुष्य के जीवन काल में कितने प्रकार के दांत आते हैं? तो दुग्ध दांत होते हैं दोस्तों, जो 20 होते हैं। इन्हें अस्थायी दांत भी कहा जाता है। ये दांत दोबारा विकसित होते हैं मानव शरीर में। दांत की ऊपरी हिस्से का चमकीला भाग क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है। मनुष्य के लार में होता है, तो लार में दोस्तों 99% जल होता है और 1% एंजाइम पाया जाता है मनुष्य के लार में। लार में पाए जाने वाले एंजाइम हैं तो टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं जो लार में पाए जाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसका जो वजन है दोस्तों 1.5 से 2 किलोग्राम के आसपास होता है यकृत ग्रंथि का वजन। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है यकृत में, होता है लीवर में। हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण भी यकृत में होता है, लीवर में। पित्त क्या है दोस्तों? पित्त पीले हरे रंग का एक क्षारीय रस होता है और इसका पीएच मान 7.7 होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। रक्त परिसंचरण की खोज कब और किसने की थी? तो 1628 में विलियम हार्वी के द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। मानव हृदय कितने कोष्ठकों का बना होता है? 4 कोष्ठकों का बना होता है। मानव हृदय 4 कोष्ठकों का बना होता है। शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? सिरा कहा जाता है दोस्तों, बीन्स कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी कहा जाता है, आर्टरी कहते हैं। तो शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को सिरा कहते हैं और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहा जाता है, आर्टरी कहते हैं। सिरा में कैसा रक्त प्रवाहित होता है? तो सिरा में दोस्तों अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी में कैसा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है जो ऑक्सीजन युक्त होता है। सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना धड़कता है? 1 मिनट में दोस्तों 72 बार धड़कता है। हृदय की मांसपेशियां रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? मांसपेशियों तक रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कहा जाता है कोरोनरी धमनी। हृदय की मांसपेशियों तक रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहा जाता है। हृदयाघात कब होता है? कोरोनरी धमनी में जब रुकावट आ जाती है तब हृदयाघात होता है। जब कोरोनरी धमनी में रुकावट आ जाती है तब हार्ट अटैक होता है, यानी कि हृदयाघात होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो 120 से 80 mmHg होता है, यानी कि 120 जो होता है सिस्टोलिक होता है और 80 डायस्टोलिक होता है एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन हार्मोन होता है जो हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है। रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं कहलाती हैं लिम्फोसाइट कोशिकाएं कहलाती हैं। लिम्फोसाइट का कार्य क्या होता है? शरीर से हानिकारक जीवाणुओं के खिलाफ रक्षा करना और शरीर को रोगों से बचाना लिम्फोसाइट का मुख्य कार्य होता है। मूत्र का असामान्य घटक क्या है? तो एल्ब्यूमिन होता है दोस्तों। एल्ब्यूमिन जो है ये मूत्र का असामान्य घटक होता है, एल्ब्यूमिन। वृक्क की निस्पंदन इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन वृक्क की निस्पंदन इकाई होती है। मानव शरीर का कौन सा अंग जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है?
तो वृक्क हैं दोस्तों किडनी जो होते हैं, किडनी जो होते हैं दोस्तों, किडनी ये मानव शरीर के जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होते हैं, वृक्क यानी कि किडनी। मूत्र कहां पर बनता है? संग्राहक नलिकाओं में मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम की वजह से। मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाली औषधि कौन सी है? डाईयूरेटिक औषधि होती है। जो मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाली औषधि होती है डाईयूरेटिक औषधि होती है। मूत्र होता है तो मूत्र दोस्तों अम्लीय प्रकृति का होता है और इसका पीएच मान औसतन 6 होता है। इसका पीएच मान, मूत्र का जो पीएच मान होता है औसतन 6 होता है, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय प्रकृति होती है। दोस्तों अगर आपने एग्जाम सोच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अब चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वृक्क का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त से प्लाज्मा को शुद्ध करना तथा शरीर से अनावश्यक पदार्थों को मूत्र के रास्ते बाहर निकालना वृक्क का मुख्य कार्य होता है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन होती है। मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचालन व समन्वय कौन करता है? अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र करता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोश का विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक में दोस्तों, न्यूरॉन ऊतक में कोई भी विभाजन नहीं होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है और इसकी कुल लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहा जाता है? क्रेनियम कहते हैं दोस्तों। क्रेनियम के अंदर ही मानव मस्तिष्क सुरक्षित रहता है और क्रेनियम हड्डियों से बना एक ढांचा होता है। ब्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेन के ऊपर कितनी परतें होती हैं? 3 परतें होती हैं ब्रेन के ऊपर। मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग कितना होता है? 1400 ग्राम होता है दोस्तों। मानव मस्तिष्क का यानी कि ब्रेन का जो औसत भार होता है लगभग 1400 ग्राम होता है। ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली परत में कौन सा रस भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है? तो सेरिब्रोस्पाइनल रस होता है। सेरिब्रोस्पाइनल रस होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरिब्रम होता है। मानव मस्तिष्क में याददाश्त, स्मृति और चेतना का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा याददाश्त, स्मृति और चेतना का कंट्रोल किया जाता है सेरिब्रम के द्वारा। मानव मस्तिष्क में भूख, प्यास व नींद का एहसास किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। मानव मस्तिष्क में ठंड व गर्मी का एहसास किसके द्वारा होता है? ठंड और गर्मी का एहसास दोस्तों थैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। मानव मस्तिष्क में ताप नियंत्रण का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहां पर होती है? मस्तिष्क के आधार पर होती है। ब्रेन के आधार पर पीयूष ग्रंथि होती है। मस्तिष्क को मेरुदंड से कौन जोड़ता है? मेडुला ऑब्लांगेटा है जो मस्तिष्क को मेरुदंड से जोड़ता है। मेडुला ऑब्लांगेटा है। मानव मस्तिष्क में गुस्सा व खुशी का नियंत्रण कौन करता है? गुस्सा व खुशी का नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक कौन होता है? सेरिबेलम सहायक होता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। एक वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन अगर बात करें नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो नवजात शिशु में दोस्तों लगभग 300 हड्डियां होती हैं। लगभग 300 हड्डियां होती हैं एक नवजात शिशु में। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर हड्डी जो होती है ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है और इसे जांघ की हड्डी भी कहा जाता है। जांघ की हड्डी भी कहते हैं। फीमर हड्डी को सबसे लंबी हड्डी कहा जाता है मानव शरीर की। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? 645 मांसपेशियां हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 29 हड्डियां होती है दोस्तों। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है दोस्तों। टांग में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। हड्डियों और मांसपेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो टेंडन ऊतक होता है। टेंडन क्या है? टेंडन एक प्रकार का ऊतक है जो हड्डियों और मांसपेशियों को आपस में ज्वाइंट करता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज दोस्तों, ये कान में पाई जाती है। कान में पाई जाती है स्टेपीज हड्डी, और ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? ऊपरी बाह में पाई जाती है। किस जीव में पसलियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो सांप में दोस्तों पसलियों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सांप में। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है, जो आपको अभी मैंने बताया है। कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कंकाल तंत्र के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, हड्डी में पाए जाते हैं दोस्तों, बोन्स में पाए जाते हैं। बोन्स में पाए जाते हैं ऑस्टियोसाइट। वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी की वजह से वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां, बोन्स जो होती हैं, कमजोर हो जाती हैं कैल्शियम की कमी से। ओडोंटोलॉजी में अध्ययन करते हैं, दांतों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोसाइट कहाँ पर पाए जाते हैं? हड्डी में पाए जाते हैं। घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? पटेला के नाम से जानते हैं। घुटने की हड्डी को पटेला के नाम से जाना जाता है। किसमें बाह्य कंकाल नहीं होता है? तो एम्फीबिया में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। एम्फीबिया में टीबिया नामक हड्डी जो होती है टांग में पाई जाती है, और टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है किससे? जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम से बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। कंधे व कमर के जोड़ को क्या बोलते हैं? बॉल और सॉकेट ज्वाइंट कहा जाता है कंधे और कमर के जोड़ को। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम होता है। कैल्शियम मानव हड्डी का मुख्य घटक होता है। कॉलर की हड्डी को और किस नाम से जाना जाता है? क्लेविकल के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्लेविकल के नाम से जाना जाता है कॉलर की हड्डी को। मानव शरीर में संधि जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 21 होती है, 21। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम क्या है? तो फाइबुला होता है। फाइबुला ये मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी होती है, फाइबुला। अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 80 हड्डियां होती हैं। शरीर की सबसे लंबी व भारी हड्डी का नाम क्या है? तो जांघ की हड्डी, जिसे आप फीमर कहते हैं, ये सबसे लंबी व भारी हड्डी होती हैं। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य लिगामेंट करता है। लिगामेंट जो होता है ये हड्डी को आपस में हड्डी से जोड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को। फेफड़े का बाहरी आवरण बना होता है, प्लूरल झिल्ली से बना होता है। कुछ जंतुओं में नीला रक्तधर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ जंतुओं में मोनोसाइनिन पाया जाता है, जिसकी वजह से उनमें नीला रक्तधर होता है। मानव शरीर में श्वसन का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? फेफड़े होते हैं। श्वसन का नियंत्रक मस्तिष्क के किस भाग से होता है? अबलागेंटा से होता है। ऑक्सीजन की कमी कहलाती है, एनोक्सिया कहलाती है ऑक्सीजन की कमी। मनुष्य के फेफड़ों की कुल सजीव क्षमता कितनी होती है? 4500 मिलीलीटर होती है। श्वसन नली में भोजन के प्रवेश को रोकने के लिए द्वार की रक्षा होती है। तो द्वार की रक्षा दोस्तों एपिग्लॉटिस के द्वारा होती है। वायवीय श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया किसने दी थी? क्रेब्स ने दिया था। स्तनियों में गैसों का विनिमय कहाँ पर होता है? स्तनियों में गैसों का विनिमय एल्वेओलाई में होता है दोस्तों, एल्वेओलाई में। मानव की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 16 बार पर मिनट होती है, यानी कि 1 मिनट में 16 बार सांस लेते हैं। एक समान श्वसन दर होती है 16 बार पर मिनट। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी करता है दोस्तों। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रेड ब्लड सेल जो होते हैं ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी। रक्तधर में CO2 का वहन किस रूप में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का वहन सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। आहार नली व श्वसन नली जहां आपस में मिलती हैं उसे कहते हैं ग्रासनी कहा जाता है। श्वसन के दौरान ली गई गैस को शरीर में कोशिका तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है दोस्तों, ब्लड करता है। ब्लड कोशिका तक श्वसन यानी कि ऑक्सीजन यानी कि गैस को पहुंचाने का कार्य करता है कौन? ब्लड करता है। अनाक्षित श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के अणु से कितने ATP ऊर्जा प्राप्त होती है? 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन दर को किस यंत्र से मापा जाता है? स्पायरोमीटर की हेल्प से श्वसन दर को मापते हैं, स्पायरोमीटर की हेल्प से।
सिगरेट व धूम्रपान से फेफड़ों में कौन सा रोग होता है? एम्फीसेमा रोग होता है। एम्फीसेमा रोग होता है। सिगरेट व धूम्रपान से फेफड़ों में एम्फीसेमा रोग होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कोशिका। कोशिका से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को अब हम करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने किया था दोस्तों। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। और कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का जो शक्ति ग्रह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं? लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। और कोशिका की कौन सी संरचना वनस्पति व पशु दोनों में उपस्थित होती है? तो सूत्र कणिका है दोस्तों। सूत्र कणिका है जो कोशिका की एक संरचना होती है और ये वनस्पति और पशु दोनों में उपस्थित होती है। कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज किसने और कब की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किसमें की थी? तो बोतल की कार्क में किया था दोस्तों। बोतल की कार्क में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका का मुख्य भाग क्या होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक जो है एक कोशिका का मुख्य भाग होता है। केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है? तो केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और गुणसूत्र पाए जाते हैं केंद्रक में। केंद्रक के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, 4 भाग होते हैं केंद्रक के। राइबोसोम किससे बना होता है? आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है राइबोसोम। कौन सी कोशिका वनस्पति व पशुओं दोनों में उपस्थित होती है? सूत्र कणिका कोशिका है जो वनस्पति और पशु दोनों में उपस्थित होती है। कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवधारी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका का मुख्य भाग केंद्रक होता है और केंद्रक में डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो है, शुतुरमुर्ग का अंडा यानी कि यह सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका होती है। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किसमें पाई जाती है? पादप में पाया जाता है। पौधों में सेल वॉल पाई जाती है। हरे पौधे की भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? जीवद्रव और कोशिका को बाहरी आघात से रक्षा करना कोशिका भित्ति का कार्य होता है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होता है? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है राइबोसोम की अनुपस्थिति में, यानी कि प्रोटीन के संश्लेषण के लिए राइबोसोम की आवश्यकता सबसे ज़्यादा जरूरी है। जीव रसायन का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। जीव रसायन में अकार्बनिक व कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? 81:19 होता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका के अध्ययन को। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका यानी कि न्यूरॉन जो होती है ये सबसे लंबी कोशिका होती हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, स्लाइडेन व स्वान के द्वारा। केंद्र का यानी कि सेंट्रोसम पाया जाता है। तो सेंट्रोसम जो है ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री क्या कहलाती है? राइबोसोम कहलाती है प्रोटीन की फैक्ट्री। कोशिका के अंगों का यात्रा प्रबंधक किसे कहते हैं? गाल्जी बॉडी को कहा जाता है। गाल्जी बॉडी को कोशिका के अंगों का यात्रा प्रबंधक कहते हैं, गाल्जी बॉडी को। स्तनधारियों के आरबीसी में नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। स्तनधारी जो होते हैं उनके आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। पत्तियों का हरा रंग होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। पादप की रसोई किससे होती है? पादप की रसोई किसे कहते हैं? तो हरित लवक को कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। टमाटर का लाल रंग होता है। तो टमाटर का जो लाल रंग है ये लाइकोपीन के कारण होता है।
पत्तियों का रंग पीला होता है। कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। पत्तियों में कैरोटीन पाया जाता है, इसलिए पत्तियों का रंग पीला होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में। वंशागत का वाहक किसे कहते हैं? गुणसूत्र को कहा जाता है दोस्तों, गुणसूत्रों को वंशागत का वाहक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो जेडी वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का पता लगाया था। जेडी वाटसन और क्रिक ने। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहा जाता है, अनुवादन कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम होता है और आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैव विकास व अनुवांशिकी। जैव विकास व अनुवांशिकी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास व अनुवांशिकी टॉपिक से सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया है। पक्षियों का विकास हुआ था सरीसृपों से हुआ था दोस्तों। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ था। जल स्थलचर जीवों का विकास किससे हुआ था? मत्स्य वर्ग से हुआ था। स्तनीय वर्ग के जंतुओं का विकास सरीसृपों से हुआ है। प्राचीन जीवों व पादपों के अवशेषों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? टोटोलॉजी कहते हैं। उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था। ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ह्यूगो डी ब्रीज ने। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक कहलाते हैं। आनुवांशिकी के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? ग्रेगर जोहान मेंडल ने दिया था। ग्रेगर जोहान मेंडल ने आनुवांशिकी के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। आनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। आनुवांशिक संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने सबसे पहले चुनाव किसका किया था? मटर के पौधे का चुनाव किया था। आनुवांशिकी की इकाई क्या है? तो जीन है दोस्तों। जीन को आनुवांशिकी की इकाई कहा जाता है। जीन कहाँ पर अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में पाए जाते हैं जीन। सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन का सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बीटल और रेटम ने प्रतिपादित किया था। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? तो जोहानसन ने जीन का नाम दिया था। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए होता है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। मनुष्य में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। माता पिता के गुणसूत्र उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्रों के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। गुणसूत्रों के द्वारा ट्रांसफर होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है, 46। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, XY सम्मिश्रण होता है दोस्तों, XY। मनुष्य में मादा का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, XX। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन सा है? तो पिता का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। एक सामान्य मानव कोशिका में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी होती है दोस्तों। ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है। कौन सा एक लिंग सन्नादि रोग है? कौन सा एक लिंग सन्नादि रोग है? तो वर्णांधता है दोस्तों, वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। व्यक्तित्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। वर्णांध व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है, तो जिन्हें कलर ब्लाइंडनेस होता है उन्हें लाल रंग हरा दिखाई देता है। मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को जाना जाता है प्रोटोनोपिया और ड्यूटेरानेपिया के नाम से जानते हैं। जिन्हें लाल हरी कलर ब्लाइंडनेस होती है उन्हें प्रोटोनोपिया और ड्यूटेरानेपिया के नाम से जाना जाता है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण होंगे पुत्रियों के पुत्रों में होंगे, पुत्रियों के पुत्रों में होंगे।
लाल हरी वर्णहतता होने का कारण क्या है? तो एक्स गुणसूत्रों की वंशागति होती है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को अब हम करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पेड़ पौधों व उनके कार्यों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक थियोफ्रेस्टस हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है दोस्तों। झाड़ियों का अध्ययन, झाड़ियों को स्टडी करते हैं डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ पर होती है पौधों में? तो पत्तियों में होती है दोस्तों। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? फास्फोग्लिसरीन अम्ल होता है। फास्फोग्लिसरीन अम्ल प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक होता है। ऑक्सीजन कैसा हार्मोन है? ऑक्सीजन एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है। वृद्धि की दर मापने में प्रयोग होता है। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं वृद्धि की दर को मापने के लिए। हरे प्रोटोजोआ को किस नाम से जाना जाता है? पैरामीशियम के नाम से जानते हैं हरे प्रोटोजोआ को। क्लोरोफिल में उपस्थित होती हैं तो मैग्नीशियम उपस्थित होता है क्लोरोफिल में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलती हैं तो ऑक्सीजन दोस्तों पानी से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन पानी से यानी कि H2O से रिलीज होता है ऑक्सीजन। दालों की जड़ों को नष्ट करने वाला जीवाणु कौन सा होता है? राइजोबियम जीवाणु होता है जो दालों की जड़ों को नष्ट कर देता है। नारियल में परागीरण कैसे होता है? पानी के द्वारा होता है। जिन फलों का निर्माण केवल अंडाशय से होता है उन्हें क्या कहते हैं? सत्य फल कहा जाता है। सत्य फल के उदाहरण हैं जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी और नाशपाती। तो सेब, स्ट्रॉबेरी और नाशपाती जो हैं ये सत्य फल कहलाते हैं क्योंकि इनमें फलों का निर्माण केवल अंडाशय से होता है, केवल अंडाशय के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। लाल प्रकाश में सर्वाधिक होती है। जल को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है तो जल को जड़ों से पत्तियों तक जाइलम पहुंचाता है, जाइलम। भोजन को पत्तियों से जड़ों तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है। जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा कौन सा है? जामिया पिग्मिया होता है। मृदा अपरदन रोकने में सहायता प्रदान कौन करता है? तो ब्रायोफाइटा है दोस्तों। ब्रायोफाइटा है जो मृदा अपरदन रोकने में हेल्प करता है, सहायता प्रदान करता है। दूध से दही बनने में कौन सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस सहायक होता है जो दूध से दही बनने में हेल्प करता है। दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने किया था। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, लुई पास्चर ने। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सोयाबीन जो है दोस्तों ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। वो पौधा जिसमें पुष्प व बीज नहीं होते क्या कहलाता है? अपुष्पी पौधा कहलाता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया का वृक्ष है जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है आज के समय में, सिकोया का वृक्ष है। सबसे बड़ा जीवाणु साइकस जीवाणु होता है, सबसे बड़ा जीवाणु। कवक व शैवाल दोनों वर्ग के पौधे से मिलकर क्या बनता है? लाइकेन बनता है दोस्तों, लाइकेन। और लाइकेन जो होता है ये वायु प्रदूषण के संकेत होते हैं, वायु प्रदूषण का संकेतक होता है लाइकेन। अफीम प्राप्त होती है कच्चे फलों के लैक्टस से प्राप्त होती है अफीम। तंबाकू में सुगंध पैदा करने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है? बैसिलस मेगाथेरियम होता है जो तंबाकू में सुगंध पैदा करता है। चावल व गेहूं किस मूल के पौधे हैं? पोएसी के पौधे हैं, यानी कि सोलेनेसी कुल के पौधे हैं चावल और गेहूं। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। गन्ने की चीनी किसके संयोग से बनती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के संयोग से बनती है। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है एथिलीन हार्मोन होता है। अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी होता है?
सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं अम्ल वर्षा के लिए। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो हरित गृह प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को जिम्मेदार माना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों को स्टडी किया जाता है। मरुस्थलीय पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहा जाता है। पत्तियों में वर्णहरित होता है, कोशिका में होता है दोस्तों, कोशिका में वर्णहरित होता है। सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा कौन सा है? जामिया पिग्मिया है। सबसे लंबा गुणसूत्र कौन सा होता है? तो ट्रिलियम होता है दोस्तों, ट्रिलियम जो है ये सबसे लंबा गुणसूत्र होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है शैवालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा आवृत्त बीजी पौधा कौन सा है? तो लेमना होता है, और लेमना एक प्रकार का जलीय पौधा होता है। यह सबसे छोटा आवृत्त बीजी पौधा है। और सबसे बड़ा आवृत्त बीजी पौधा यूकेलिप्टस होता है। सबसे छोटा पुष्प की बात करेंगे तो बुल्फिया जो है ये सबसे छोटा पुष्प है, और सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। पौधों का कौन सा भाग है जो श्वसन करता है? तो पत्तियां हैं जो श्वसन करती हैं, और पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। सिनकोना वृक्ष के किस भाग से कुनैन प्राप्त की जाती है? तने की छाल से प्राप्त की जाती है। वृक्षों की छाल पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? कार्टिकोलस कहलाता है, कार्टिकोलस कहलाता है। सबसे बड़ा बीजाणु जो होता है साइकस बीजाणु होता है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है ये मिट्टी के बिना पौधों की खेती से संबंधित हैं। वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में स्थित हैं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। किसके कारण फूलों में रंग होता है? एंथोसाइनिन की वजह से फूलों का रंग होता है। जो फूल होते हैं लाल पीले हरे, ये एंथोसाइनिन की वजह से होते हैं। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? प्रकंद से यानी कि तने से प्राप्त की जाती है हल्दी। पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स कहलाते हैं। हेलोफाइट्स कहलाते हैं जो खारे पानी में पैदा होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल के रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? जल रंध्र कहा जाता है, हाइडेथोड कहते हैं। हरे पौधों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त होता है। एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। हरे पौधे नहीं होगा यहाँ पर, हरे फल होगा दोस्तों। हरे फलों को यानी कि कच्चे फलों को पकाने के लिए, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। थार मरुस्थल की हरियाली बनती है, अरुडिया से बनती है दोस्तों। अरुडिया की वजह से थार मरुस्थल की हरियाली बनती है। फर्ण पौधा किससे संबंधित है? ये टेरिडोफाइटा से संबंधित हैं। जो फर्ण पौधा होता है ये टेरिडोफाइटा से संबंधित हैं। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। आलू का बदला हुआ रूप तना होता है। अंतरिक्ष यात्री अपने केबिन में कौन सा शैवाल उगाते हैं? क्लोरेला शैवाल उगाते हैं। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ये क्लोरेला शैवाल का प्रयोग करते हैं। क्लोरेला शैवाल को खाते हैं क्योंकि क्लोरेला शैवाल को खाने से इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलते हैं, और इसे आप एक बार खा लेंगे तो ज़्यादा समय तक आप जीवित रहेंगे। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक में भोजन संचित रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में। कवक भोजन में संचित रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। जलीय पौधे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड से लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। पौधे की आयु के निर्धारण की विधि क्या कहलाती है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है पौधों की आयु के निर्धारण की विधि। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन होता है। ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो ऑक्सीजन का निर्माण दोस्तों पौधे के ऊपरी भाग में होता है। पौधे के ऊपरी भाग में होता है ऑक्सीजन का निर्माण। बौने पौधे को लंबा करना व फूल बनने में मदद करता है। तो जिब्रेलिन हार्मोन होता है। जिब्रेलिन हार्मोन होता है जो बौने पौधे को लंबा करता है और फूल बनाने में हेल्प करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति कोशिका विभाजन व विकास में मदद करती है। तो
साइटोकाइनिन की उपस्थिति होती है जो कोशिका विभाजन, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होती है ऑक्सीजन। पौधे में आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। वृद्धि हार्मोन किससे कहते हैं? एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है। एब्सिसिक एसिड को वृद्धि हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में एक ऐसा हार्मोन जो गैसीय अवस्था में होता है, तो एथिलीन हार्मोन होता है जो गैसीय अवस्था में पौधों में पाया जाता है। फूलों को खिलाने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? जो फूलों को खिलाता है ये हार्मोन कहलाता है फ्लोरिजन हार्मोन। पौधों में जख्म भरने का काम कौन करता है? ट्रामेटिन हार्मोन होता है जो पौधों में जख्म को भरने का काम करता है, ट्रामेटिन। तंबाकू की पत्तियों में होने वाले रोग को क्या कहते हैं? होने वाले रोग का कारण क्या होता है? तो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। जो तंबाकू की पत्तियों में रोग हो जाता है ये दोस्तों टोबैको मोज़ेक वायरस की वजह से होता है। लौंग प्राप्त होती हैं। लौंग फूल की कली से प्राप्त होती हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। पारिस्थितिकीय शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किया था रिटर ने। रिटर ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकीय शब्द का प्रयोग किया था, प्रतिपादन किया था। पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच पारस्परिक संबंध को दर्शाता है, तो जीव और वातावरण को दर्शाता है। जो पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच पारस्परिक संबंध है ये जीव और वातावरण के संबंध को दर्शाता है। पारिस्थितिकीय तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? टेंसले ने प्रस्तुत की थी। पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? जैविक और अजैविक हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की श्रृंखला क्या है? उत्पादक होता है पहले, उसके बाद उपभोक्ता, फिर उपघटक होते हैं। पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश होता है। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूतल का कटाव क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। मुख्यतः मैंग्रोव वाली ज्वारीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं दोस्तों। मैंग्रोव वाले जो ज्वारीय वन हैं ये मुख्यतः सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पति जो है इसका मुख्य घटक क्या होता है? मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक राइजोफोरा होता है। समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है? लिटोरल वनस्पति कहलाती हैं। वह घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। जो घटक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे उत्पादक कहलाते हैं, और जो घटक उत्पादों के द्वारा बनाए भोजन का उपयोग करते हैं उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। 3 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी। गाय, भैंस, बकरी जो हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण हैं। और जो द्वितीय उपभोक्ता हैं वो जैसे लोमड़ी हो गया, भेड़िया और मोर। तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाते हैं बाघ, शेर और चीता। कवक व जीवाणु किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो कवक और जीवाणु जो हैं ये अपघटक के अंतर्गत आते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये दूसरों के द्वारा बनाए हुए भोजन को ग्रहण करते हैं। हाइड्रोफाइट क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइटा होगा दोस्तों। हाइड्रोफाइटा कहते हैं जलीय पौधों को। जलीय पौधों को कहा जाता है हाइड्रोफाइटा। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3% वन क्षेत्र होना चाहिए भारत में पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? तो जल पादप है हाइसिंथ। हाइसिंथ जल पादप है जो सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रदूषण, पॉल्यूशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों। पॉल्यूशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है अब हम इन सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम से तात्पर्य क्या है? तो पीएम का अर्थ होता है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर होता है पीएम का अर्थ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित हैं। राष्ट्रीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित हैं? फरीदाबाद में स्थित हैं। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी?
मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से लीक हुई थी। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अमोनिया, ये सारे जो गैसें हैं ये वायु प्रदूषण के प्रमुख घटक हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। और ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ध्वनि प्रदूषण तब होता है जब ध्वनि 80 डेसिबल से अधिक होती है। तो 80 डेसिबल से ध्वनि जब अधिक होती है तब ध्वनि प्रदूषण होता है। सबसे अधिक जल प्रदूषण शहरी क्षेत्रों में होता है दोस्तों। सबसे अधिक जो जल प्रदूषण है शहरी क्षेत्रों में होता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जो खराब पानी होता है वो ज़्यादातर नदियों में ही ट्रांसफ़र किया जाता है। इसीलिए जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में होता है। जल प्रदूषण की जांच की जाती है BOD के द्वारा की जाती है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा जल प्रदूषण की जांच की जाती है। जल प्रदूषित कब होता है? जब जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जब जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, तब जल यानी कि प्रदूषित हो जाता है। वायु प्रदूषण का 60% कारण क्या है? वाहनों से निकलने वाला धुआं। वायु प्रदूषण का 60% तो वाहनों से निकलने वाला धुआं होता है। जमीन से निकलने वाले ईंधन को कहा जाता है जीवाश्म ईंधन कहते हैं। सबसे हानिकारक प्रदूषक गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। अम्लीय वर्षा किसके द्वारा होती है? तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य घटक है सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग करते हैं। तो ग्रीन मफलर क्या है दोस्तों? ये पेड़ों की पत्ती होती है जो ध्वनि प्रदूषण को कम करती हैं। आपने देखा होगा जो हाईवे रोड होते हैं, जो बड़े बड़े रोड होते हैं, उनके जैसे इधर रोड है, इधर रोड है, इधर रोड है, इधर रोड है और बीच में यहाँ पर पेड़ लगे होते हैं। तो ये पेड़ इसलिए लगाए जाते हैं, ये पेड़ इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ये ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं और इसे ही ग्रीन मफलर कहा जाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। तो जल, वायु और भूमि तीनों में रेडियोधर्मी प्रदूषण पाया जाता है। सबसे खतरनाक रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? स्ट्रोंशियम 90। स्ट्रोंशियम 90 जो है ये सबसे खतरनाक रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। जेट प्लेन से निकलने वाला प्रदूषण आता है एरोसोल श्रेणी के अंतर्गत आता है। जेट प्लेन के धुएं में गैस होती है, CFC गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, जो ओजोन परत के लिए सबसे खतरनाक गैस मानी जाती है। ओजोन परत के लिए सबसे खतरनाक गैस मानी जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और दूसरी गैस जो होती है नाइट्रस ऑक्साइड N2 गैस होती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें से होता है। तो त्वचा का कैंसर होता है। जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं इससे त्वचा कैंसर होता है, लेकिन इन हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत अवशोषित करती हैं और हमारी रक्षा करती हैं। हरित गैसें यानी कि ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन और NO2 होता है, NO2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन हाउस की सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। किस प्रदूषण के कारण मनुष्य के केंद्रीय तंत्र का प्रभाव पड़ता है? तो सीसा के कारण पड़ता है दोस्तों, लेड की वजह से। कौन सा प्रदूषक मनुष्य के रक्तचाप को बढ़ाता है और हृदय रोग उत्पन्न करता है? तो कैडमियम होता है दोस्तों। कैडमियम है जो मनुष्य के रक्तचाप को बढ़ाता है और हृदय रोग को उत्पन्न करता है। लोहे की खदान में काम करने वाले मजदूर किसके कारण रोगग्रस्त होते हैं? सिलिका के कारण रोगग्रस्त होते हैं, इन्हें सिलिकोसिस नामक रोग हो जाता है। तो लोहे की खदान में जो मजदूर काम करते हैं उन्हें सिलिका की वजह से सिलिकोसिस रोग हो जाता है और इसीलिए वे बीमार हो जाते हैं, लोहे की खदान में काम करने वाले मजदूर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राणी विज्ञान। फर्स्ट क्वेश्चन है जंतुओं तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं और उनके क्रियाकलापों का स्टडी किया जाता है। एक कोशिकीय प्राणी किस संघ में आता है? संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। संघ पेरिफोरा के सभी जंतु पाए जाते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं दोस्तों। संघ पेरिफेरा के सभी जंतु कहाँ पाए जाते हैं?
खारे पानी में पाए जाते हैं। संघ पेरिफेरा का उदाहरण है जैसे साइकन, माथेनिया और स्पंज। संघ सिलेंट्रेटा के प्राणी होते हैं, जलीय द्विस्तरीय होते हैं। संघ सिलेंट्रेटा के कुछ उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन और मूंगा। केचुए किस संघ के प्राणी हैं? संघ एनिलिडा के प्राणी होते हैं। केचुए जो हैं ये संघ एनिलिडा के प्राणी होते हैं। केचुए में हृदय होते हैं, 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है केचुए में। आर्थ्रोपोडा संघ की देह गुहा कहलाती है, हीमोसील कहलाती है दोस्तों, हीमोसील। आर्थ्रोपोडा प्रायः होते हैं। आर्थ्रोपोडा जो हैं ये एक लिंगी और निषेचन शरीर के अंदर होता है। आर्थ्रोपोडा जो हैं ये एक लिंगी होते हैं और इनमें निषेचन शरीर के अंदर होता है। आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण हैं जैसे तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डा। तो ये सारे आर्थ्रोपोडा संघ के एग्जाम्पल हैं, जंतु, जीव जंतु हैं। काकरोच में हृदय कक्ष होते हैं, 13 हृदय कक्ष पाए जाते हैं काकरोच में। संघ इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, संघ इकाइनोडर्मेटा के सभी प्राणी प्राय होते हैं, समुद्री होते हैं। घोंघा और सीधी किस संघ में आते हैं? संघ मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। संघ इकाइनोडर्मीय के कुछ उदाहरण हैं, जेलीफिश, सेलफिश, क्राइफिश, सिल्वरफिश, कैटलफिश, सायरफिश, टैगफिश, रेजरफिश और ब्रिटल स्टार। ये सारे संघ इकाइनोडर्मीय के एग्जाम्पल होते हैं, इकाइनोडर्मीय के एग्जाम्पल होते हैं। समुद्री घोड़ा किस संघ के अंतर्गत आता है? तो ये संघ कार्डेटा के अंतर्गत आता है समुद्री घोड़ा। सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं छिपकली, सांप, घड़ियाल और कछुआ। विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी है? हीलोडर्मा है। हीलोडर्मा दोस्तों ये विश्व की एकमात्र सबसे जहरीली मछली है। उड़ान नहीं भर सकने वाला पक्षी कीवी और एमू होता है। एमू जिसे आप शुतुरमुर्ग के नाम से जानते हैं। और सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड पक्षी। और इसकी खास बात यह है कि ये दोनों तरफ से उड़ सकता है, यानी कि ये उल्टा भी उड़ सकता है। तो हमिंग बर्ड की खास बात क्या है कि ये उल्टा भी उड़ सकता है, उल्टा उड़ सकता है हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग होता है, एमू है। स्तनधारी वर्ग में सबसे अधिक शरीर का तापमान होता है। बकरी का सबसे अधिक तापमान होता है लगभग 39 डिग्री सेल्सियस होता है। स्तनधारी वर्ग 3 उपवर्गों में बांटा गया है, प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया ये स्तनधारी वर्ग के 3 उपवर्ग हैं। अंडे देने वाले स्तनधारी कौन से हैं? प्रोटोथीरिया हैं, जैसे कि एकेडना और प्लेटिपस। अपूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं मेटाथीरिया, जैसे कि कंगारू। तो कंगारू दोस्तों ये अपूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। कंगारू अपने बच्चे को जन्म देता है और कंगारू के पेट में एक थैली होती है दोस्तों, और उसी थैली में ये अपने बच्चे को रखता है और उसी में इसके बच्चे को दूध और जो भी पोषण पदार्थ हैं उसको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसे कंगारू की थैली में जो बनी होती है उसी में अपने बच्चे को रखता है, यानी कि अपूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देता है कंगारू। और ये मेटाथीरिया के अंतर्गत आते हैं। पूर्णतः विकसित शिशुओं को जन्म देता है यूथीरिया, जैसे कि मनुष्य। उपकला उत्तक का कार्य होता है ये शरीर के आंतरिक अंगों को चोट से बचाता है। ये शरीर के आंतरिक अंगों को चोट से बचाता है उपकला उत्तक। संयोजी उत्तक का कार्य क्या होता है? शरीर के विभिन्न उत्तकों एवं अंगों को आपस में जोड़ना और सहारा देना संयोजी उत्तक का मुख्य कार्य होता है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 645 मांसपेशियां पाई जाती हैं हमारी बॉडी में। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटिशियस मैक्सिमस होती है। ग्लूटिशियस मैक्सिमस मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है और इसे कूल्हा की मांसपेशी भी कहते हैं। और सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपेडियस मांसपेशी, जिसे कान की मांसपेशी कहते हैं। तंत्रिका उत्तक को और किस नाम से जाना जाता है? चेतना उत्तक के नाम से भी जानते हैं। मानव रक्त क्या है? तो मानव रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। मानव रक्त शरीर के भार का लगभग होता है 7% होता है। मनुष्य के रक्त का pH मान होता है 7.4 होता है, यानी कि मनुष्य का रक्त जो है हल्का सा क्षारीय प्रकृति का होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है।
आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। और आरबीसी की मृत्यु दोस्तों यकृत और प्लीहा में होती है। आरबीसी रेड ब्लड सेल की मृत्यु यकृत और प्लीहा यानी कि स्प्लीन में होती हैं। आरबीसी में केंद्रक न्यूक्लियस नहीं होता है। और अपवाद के रूप में आप याद रखिएगा, ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा में आरबीसी केंद्रक पाया जाता है, लेकिन और जो भी जीव जंतु हैं उनमें आरबीसी केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, 120 डेज होता है आरबीसी का जीवन काल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किस वजह से होता है? तो रक्त में हीम नामक वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से रक्त लाल होता है, लाल रंग की प्रकृति का होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? हिमेटिन होता है। शरीर में रक्त की कमी से हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस चलाना आरबीसी का मुख्य कार्य होता है। आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है हीमोसाइटोमीटर की हेल्प से। हीमोसाइटोमीटर की हेल्प से आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। श्वेत रक्त कणिकाओं को कहते हैं डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसल्स कहा जाता है। और ये हमारे शरीर को एंटीबॉडी प्रदान करती हैं, यानी कि हमारे शरीर में जो भी हानिकारक चीज़ें हैं उन्हें नष्ट करता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। याद रखिएगा दोस्तों, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी इन दोनों का निर्माण होता है किसमें? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों 2 से 4 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त में हो जाती है, रक्त में ही डब्ल्यूबीसी की मृत्यु हो जाती है। और डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन या फिर 3 से 5 दिन होता है। तो याद रखिएगा लगभग एक हफ्ते का जीवन काल होता है डब्ल्यूबीसी का, लगभग 1 हफ्ते का। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रक्त का थक्का बनाना प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है, रक्त का थक्का बनाना। प्लेटलेट्स की विशेषता क्या है? तो इनमें नाभिक नहीं होता है और ये अस्थि मज्जा में बनते हैं। रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के हेल्प करता है रक्त का थक्का बनने में, विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की थी। मनुष्य में रक्त की विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो आरबीसी में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से मनुष्य में रक्त की भिन्नता होती है। मनुष्य में रक्त के कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? मनुष्य में रक्त के कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के रक्त समूह हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। एक तो ओ ब्लड ग्रुप पाया जाता है, एक ए ब्लड ग्रुप, एक ए बी ब्लड ग्रुप होता है और एक बी ब्लड ग्रुप होता है। यानी कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहते हैं, यानी कि जिनके पास ओ ब्लड ग्रुप होता है वो सभी को दान कर सकते हैं। ओ ब्लड ग्रुप वाले ए को भी दान कर सकते हैं, ए बी को भी दान कर सकते हैं और बी को भी दान कर सकते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? तो ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है, यानी कि जिनके पास ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो ए बी से भी रक्त ले सकते हैं, ए से भी रक्त ले सकते हैं और बी से भी रक्त ले सकते हैं। इन्हें सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या होती है? तो बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है जब अपन ऊंचाई पर जाते हैं। रक्त को वाहिनियों में जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। रक्त समूह की खोज के लिए लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था रक्त समूह की खोज के लिए। शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। प्लीहा को दोस्तों स्प्लीन को कहा जाता है, शरीर का रक्त बैंक स्प्लीन को। शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं। शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं। प्लेटलेट्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। रक्त को सुरक्षित रखने का तापमान होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। रक्त का अध्ययन किया जाता है हेमेटोलॉजी के अंतर्गत
ब्लड को स्टडी किया जाता है हेमेटोलॉजी के अंतर्गत। एक स्वस्थ मनुष्य एक बार में अधिकतम रक्तदान कर सकता है। एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है एक बार में अधिकतम 450 मिलीलीटर यानी कि 1 यूनिट रक्त का दान कर सकता है। शुद्ध व अशुद्ध रक्त का शरीर में वहन करती हैं धमनियां और फुफ्फुसीय धमनियां करती हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक कहा जाता है। विलियम हार्वे को कहते हैं दोस्तों, विलियम हार्वे को रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक कहा जाता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 120 से 80 mmHg होता है मनुष्य का औसत रक्तचाप। रक्तचाप मापने वाला यंत्र होता है स्फिग्मोमैनोमीटर की हेल्प से रक्तचाप को मापा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोषक पदार्थ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उपापचयी नियंत्रक पदार्थ होते हैं वह पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि विटामिन, लवण और जल, ये सारे उपापचयी पदार्थ होते हैं। शरीर में वृद्धि व निर्माण करने वाले पदार्थ कौन से हैं? प्रोटीन हैं। आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वह पोषक पदार्थ जो शरीर में आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं, उन्हें आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, जैसे कि न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लिक अम्ल एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक गुणों को ले जाता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:2:1 होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा होती है 4.2 किलो कैलोरी होती है। शरीर में ऊर्जा की सर्वाधिक आपूर्ति होती है कार्बोहाइड्रेट से होती है। 50 से 75% जो ऊर्जा होती है वो कार्बोहाइड्रेट से आपूर्ति की जाती है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार 3 प्रकार होते हैं, एक मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ये 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के उदाहरण हैं ग्लूकोज, लैक्टोज, मैनोज और ट्रायोज। डाइसेकेराइड बनते हैं। डाइसेकेराइड समान या विभिन्न मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं के संयोजन से बनते हैं। डाइसेकेराइड किससे बनते हैं? समान या भिन्न मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं के संयोजन से डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। और डाइसेकेराइड के उदाहरण हैं माल्टोज, सुक्रोज और काइटिन। पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज जो हैं ये पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं, उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं दोस्तों गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद और सलजम। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या हैं? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद और सलजम। इनमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के जो मुख्य कार्य हैं, विटामिन सी का निर्माण कार्बोहाइड्रेट करता है, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट करता है और ऑक्सीकरण के द्वारा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, तुरंत अगर आपको ऊर्जा लेनी है तो कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। तुरंत अगर आपको ऊर्जा लेनी है तो जैसे केले का प्रयोग करते हैं, और केले में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन की विशेषताएं, तो ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। प्रोटीन क्या है? एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है और 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन जो है 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो है प्रोटीन से बना होता है। ये ऊर्जा उत्पादन और शरीर के मरम्मत कार्यों में सहायक होता है। यानी कि हमारी बॉडी में जो भी मरम्मत होती है वो प्रोटीन के द्वारा की जाती है। प्रचुर मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। सोयाबीन और मूंगफली से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होती हैं। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है हमारी बॉडी में, 20 प्रकार के। 10 शरीर स्वयं बनाता है। हमारी बॉडी में 10 प्रोटीन जो हैं शरीर स्वयं बनाता है और 10 प्रोटीन हमें भोजन से प्राप्त करने होते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाड्रिक्योर रोग हो जाता है। क्वाड्रिक्योर रोग हो जाता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो ये कोशिकाओं, जीव ऊतकों यानी कि जीवित ऊतकों व अंगों के निर्माण में सहायक होता है प्रोटीन। वसा क्या है?
ये ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों का एस्टर होता है। वसा के प्रकार दो प्रकार की वसा होती हैं, संतृप्त और असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा के उदाहरण हैं जैसे मछली का तेल और वनस्पति तेल। मछली का तेल और वनस्पति तेल जो हैं ये असंतृप्त वसा के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। संतृप्त वसा के एग्जाम्पल हैं जैसे नारियल का तेल और ताड़ का तेल। नारियल का तेल, ताड़ का तेल जो है ये संतृप्त वसा के एग्जाम्पल हैं। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है 1 ग्राम वसा से। शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा के मुख्य कार्य क्या हैं? ये शरीर में जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकालने में मदद करता है। तो वसा जो है ये शरीर में जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकालने में हेल्प करता है। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है और वसा की अधिकता से हृदय संबंधी बीमारियां और उच्च रक्तचाप हो जाता है। यानी कि वसा हमारी बॉडी में मिनिमम होना चाहिए, यानी कि लगभग होना चाहिए जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हृदय संबंधी बीमारियां हो जाएगी और अगर कमी हो जाएगी तो त्वचा हमारी रूखी हो जाती है। विटामिन का आविष्कार किसने और कब किया था? तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था वर्ष 1911 में। फंक ने 1911 में विटामिन का आविष्कार किया था। विटामिन शरीर में क्या कार्य करते हैं? ये शरीर में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी हैं जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और इन्हें अस्थायी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में मूत्राशय के द्वारा बाहर किए जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। गर्भवती महिलाओं में प्रायः किन तत्वों की कमी होती है? कैल्शियम और आयरन की कमी होती है। हमारे शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 65 से 75% भाग जो होता है हमारी बॉडी का जल होता है। पीने के पानी में किस विष के कारण कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है? तो आर्सेनिक विष की वजह से। जिस पानी में आर्सेनिक मिला होता है उसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारी आसानी से हो जाती है, इसलिए हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है? आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना न्यूक्लिक एसिड का मुख्य कार्य होता है। एक सामान्य कार्य करने वाले व्यक्ति को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? लगभग 3000 से 3500 कैलोरी प्रतिदिन एक सामान्य व्यक्ति को आवश्यकता होती है। 3000 से 3500 कैलोरी प्रतिदिन। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित हैं? हैदराबाद में स्थित हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित हैं? मैसूर में स्थित हैं। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान ये लखनऊ में स्थित हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज दोस्तों शहद का प्रमुख घटक होता है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट ईंधन का कार्य करता है। दूध में मिठास किसकी उपस्थिति के कारण होती है? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है। लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति में प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने की थी? लेबरॉन ने किया था दोस्तों। लेबरॉन ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति में प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज की थी, लेबरॉन ने। मानवरोग टॉपिक से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब हम इन सभी क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग से क्या होता है? रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं और रक्त में कमी आ जाती है मलेरिया रोग से। मलेरिया के उपचार में क्या दिया जाता है? क्लोरोक्विन, क्विनेन और पेलोड्रिन दिया जाता है मलेरिया के उपचार में। कालरा और टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने किया था दोस्तों। रॉबर्ट कोच ने कालरा और टीबी के जीवाणु की खोज की थी। रेबीज के टीके और दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। बच्चों को डीपीटी का टीका दिया जाता है। डीपीटी का टीका दिया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस रोगों से प्रतिरक्षा के लिए डीपीटी वैक्सीन दी जाती है बच्चों को। फफूंद यानी कि फंगस के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं? तो दमा, एथलीट फुट, खाज, गंजापन और दाद ये सारे फंगस की वजह से होते हैं। मनुष्य में होने वाले प्रमुख आनुवांशिक रोग कौन से हैं? बधिरता, हीमोफीलिया, टॉर्नर सिंड्रोम, कालिनेफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम ये सारे
आनुवांशिक रोग हैं जो मनुष्य में होते हैं। कीमोथेरेपी किसके उपचार में दी जाती है? कीमोथेरेपी कैंसर के उपचार में दी जाती है। अस्थि कैंसर किसके कारण होता है? रेडियो सक्रिय स्ट्रोंसियम 90 के कारण अस्थि रोग होता है, बोन कैंसर होता है। एलिसा टेस्ट किसके रोग की जांच में होता है? तो HIV वायरस की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स की जांच के लिए। HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होता है HIV का पूरा नाम। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, एड्स का पूरा नाम होता है। और HIV वायरस की वजह से ही एड्स होता है। एड्स रोग फैलता है विषाणु के कारण दोस्तों, वायरस की वजह से एड्स रोग फैलता है। डेंगू ज्वर किसके काटने से फैलता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर फैलता है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। BCG का पूरा नाम क्या होता है? बैसिलस कैलमेंटिगोरिन होता है। बैसिलस कैलमेंटिगोरिन BCG का पूरा नाम होता है। BCG एक प्रकार का टीका है। DPT का पूरा नाम होता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। तो ये बच्चों को दिया जाता है। DPT की वैक्सीन बच्चों को दी जाती है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस की रक्षा के लिए। जीवधारियों का वर्गीकरण, इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, अब हम इन सभी क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेवेरेनस ने किया था। जीव विज्ञान का जनक अरस्तू को कहते हैं और प्राणी विज्ञान का जनक भी अरस्तू को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी का जनक भी किसे कहा जाता है? कैरलस लिनियस को कहते हैं। कैरलस लिनियस को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। लिनियस की पुस्तक का नाम जिसमें जीवों को दो भागों में बांटा गया है, तो सिस्टेमा नेचर है। सिस्टेमा नेचर है लिनियस की पुस्तक का नाम। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रस्टस को कहते हैं। वैज्ञानिक नामकरण में पहला शब्द होता है वंश नाम होता है दोस्तों जीनस का, और दूसरा शब्द होता है जाति नाम स्पीसीज। मधुमक्खियों के अध्ययन को कहा जाता है एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों को स्टडी किया जाता है। रेशम कीट पालन के अध्ययन को कहते हैं सेरीकल्चर। मत्स्य पालन के अध्ययन को कहा जाता है पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन को स्टडी किया जाता है। कवकों के अध्ययन को, फंगी के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। विषाणुओं के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों वायरोलॉजी। वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणु यानी कि वायरस को स्टडी किया जाता है। फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी दोस्तों फलों के अध्ययन को कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों को स्टडी किया जाता है। कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी दोस्तों कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं। वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेंड्रोलॉजी कहते हैं वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को। सांपों के अध्ययन को कहा जाता है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी के अंतर्गत सांपों को स्टडी किया जाता है। छिपकलियों आदि सरीसृपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरोलॉजी कहते हैं दोस्तों। छिपकलियों और सरीसृपों के अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा अन्य आकृति विहीन बैक्टीरिया किस जगत के अंतर्गत आते हैं? मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है? युगलेना है। शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे किस जगत के अंतर्गत आते हैं? पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, तितली, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव किस जगत के अंतर्गत आते हैं? जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। एनिमालिया के अंतर्गत आते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति है दोस्तों स्पीसीज। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, काइटिन की बनी होती है दोस्तों, काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। नीलहरित शैवाल संबंधित हैं, मोनेरा वर्ग से संबंधित होते हैं। जो नीलहरित शैवाल होते हैं ये मोनेरा वर्ग से संबंधित होते हैं। एक कोश के जीव किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। एक कोश के जीव जो हैं ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। बहुकोश के एवं यूकैरियोटिक जंतु आते हैं, एनिमेलिया के अंतर्गत आते हैं। बहुकोश के और यूकैरियोटिक जंतु जो हैं ये एनिमेलिया के अंतर्गत आते हैं।
पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के लिए उपयुक्त भाग कौन सा है? परागकोश होता है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे होते हैं, मुख्यतः जलीय या फिर आर्द्र स्थलीय होते हैं। जो ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे होते हैं ये मुख्यतः जलीय प्रकृति के होते हैं या फिर आर्द्र स्थलीय होते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। ऑक्टोपस किस संघ का जंत है? मोलस्का संघ का जंत है ऑक्टोपस। दोस्तों अगर आपने हमारी पीडीएफ जीके संजीवनी को बाय नहीं किया है तो इसे आप जरूर बाय करिएगा। ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र और सामान्य विज्ञान से संबंधित 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। इस पीडीएफ का प्राइस मात्र 65 रुपये है। इसे आप बाय कर सकते हैं। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन को इसमें रखा गया है। संविधान, विज्ञान, स्टैटिक जीके, हर टॉपिक से संबंधित, हर सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। तो इसे आप जरूर बाय करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। और हमारी नेक्स्ट ई बुक है कंप्लीट स्टैटिक जीके। ये ई बुक आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी, जीडी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीयू, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए ये ई बुक इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ इंपॉर्टेंट है। 69 रुपये में आप इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं और इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। बेहतरीन तरीके से इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है। हर एक चैप्टर में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड फोटो भी देखने को मिलेगी ताकि साथ ही साथ आप रिलेट भी कर पाएं। और हमारी नेक्स्ट ई बुक है दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास। इस पीडीएफ को भी आप बाय करिएगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये पीडीएफ भी इंपॉर्टेंट है। और इस पीडीएफ का प्राइस है 65 रुपये, 59 रुपये इस पीडीएफ का प्राइस है दोस्तों। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। बेहतरीन तरीके से इस पीडीएफ को डिज़ाइन किया गया है। हर एक चैप्टर की थ्योरी है एंड उसके बाद में उस चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि साथ ही साथ आप उस चैप्टर का प्रैक्टिस भी कर सकें। तो आप इन तीनों पीडीएफ को जरूर बाय करिएगा। बाय करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6306548566 पर मैसेज कर सकते हैं। इसके थ्रू भी आप इन तीनों पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।